हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th के लिए आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये पेपर आपके यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर से आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है क्योंकि इस मॉडल पेपर में आपको सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे। क्योंकि इस पेपर से आपको अंदाज़ा लग जाए कि आपका यूपी बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप पहली बार यूपी बोर्ड देने जा रहे हैं तो आपको इस पेपर से बहुत ज़्यादा ही हेल्प होने वाली है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और उनको भी पता चल जाए कि किस टाइप का आपका मॉडल पेपर आता है। फुल सॉल्यूशन के साथ हम आपको इस पर पूरी डिटेल में सब बताएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आपको दो काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पेपर जो होता है वो 70 मार्क्स का होता है और 30 जो मार्क्स होते हैं वो आपको स्कूल से मिलते हैं प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल में 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। उसमें से आपके स्कूल वाले चाहे जितने दें, 28 दें, 29 दें। बहुत से स्कूलों में अच्छे मिल जाते हैं मार्क्स, जैसे 30 में से 30 बहुत से स्कूलों में मिल जाते हैं, 29 या 30 आपको मिल जाते हैं। और बहुत स्कूलों में 25 देंगे या तो 26 देंगे, इस टाइप के आपको मिलते हैं। तो आप वो तो आपके स्कूल पे मैटर करता है कि आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स कैसे मिलते हैं। और जो 70 मार्क्स होते हैं वो हम लोगों पे निर्भर करते हैं कि हम लोग कैसा पढ़ते हैं और किस टाइप से हम इसके 70 में से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो ये हम लोगों पे मैटर करता है। जो 70 मार्क्स होते हैं वो सिर्फ हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग 70 में से कितने लाते हैं। और जो 30 मार्क्स आपके होते हैं प्रैक्टिकल वाले वो आपके स्कूल पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको 70 में से 68 प्लस स्कोर करने हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रारंभिक के जो 15 मिनट है उसको आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिए होते हैं और 3 खंड में यह विभाजित होता है और आपके 20 MCQ क्वेश्चन होते हैं जो आपको OMR शीट पर करने होते हैं। तो ये सारा निर्देश आप पढ़ लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं खंड आ से। खंड आ में आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा जिसमें उपखंड 1। तो पहला है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ हैं। तो ये बताया 1 नंबर का बहुविकल्पी की दो पृष्ठ हैं, दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं। एक या दोनों पृष्ठ कैसे हैं? गोलीय हैं। जैसे दो पृष्ठ दे रखे हैं, दो पृष्ठ दे रखे हैं, उसमें बताया कि जिसका माध्यम पारदर्शी मतलब कोई प्रकाश है वो आर इधर आर पार जा सकता है, आर पार हो, ठीक है। तो उसमें कौन सा हो सकता है? गोलीय दर्पण या त्रिज्या या गोलीय लेंस या समतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण तो हो नहीं सकता क्योंकि गोलीय दर्पण से गोलीय दर्पण में पारदर्शी माध्यम नहीं होता है, ना ही त्रिज्या में होता है क्योंकि त्रिज्या इतनी होती है। जो वृत्त होता है उससे जो हमारी आधी होती है वो क्या होती है? त्रिज्या कहलाती है। तो ये दो ऑप्शन तो आपके शुरू के नहीं होंगे, ठीक है, ये दो तो नहीं होंगे। इसके बाद समतल दर्पण भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गोलीय लेंस। गोलीय लेंस जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं उसे क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है दूसरा, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण या समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या सभी। तो उत्तल दर्पण का तो छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? छोटा। इसमें तो समान बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इज द करेक्ट आंसर। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस के समान 2f और अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? कि 2f दूरी जैसे एक ये हमने डायग्राम बना लिया, यहाँ पे आपका क्या हुआ? यहाँ पे f फोकस बननी है, यहाँ पे 2f बननी और यहाँ पे क्या होगी? अनंत। ये अनंत, ठीक है। और एक यहाँ पे f, यहाँ पे आपकी f1, यहाँ पे 2f, तो यहाँ पे फिर f डैश और यहाँ पे 2 डैश। तो यहाँ से जब आपका जाएगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? छोटा बनेगा प्रतिबिंब। तो छोटा किस में है? ये तीनों तो नहीं हो सकते क्योंकि सब में बड़ा दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी की समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण।
तो आपका जो चैप्टर है मानव नेत्र वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, उससे आपके बहुत अभी तक 4 MCQ क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। तो आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए चैप्टर इसको आप ज़रूर अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो जरा दूरदृष्टिता होगा या समंजन हो गया या निकट दृष्टि दोष हो गया या दीर्घ दृष्टि दोष होगा। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित मतलब समंजन। तो ये क्या होगा, समायोजित मतलब समंजन। जो समायोजित वर्ड हो रहा है वो क्या होगा आपका, कैसे होता है, वो समंजन क्षमता के कारण होता है। करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा कौन कर सकता है, तो ऐसा समंजन वाला आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद है 5, कॉलम ए में दी गई राशियों का सम्मेलन कॉलम बी में दिए गए SI मात्रक से कर सही विकल्पों को चुनिए। ठीक है, तो आपको ए और बी दे रखे हैं, तो इसमें आपको ये राशियां दे रखी हैं, इसको क्या करना है, SI मात्रकों में कन्वर्ट करना है। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होगा, विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होगा, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होगा और प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, एम होगा। ठीक है, आपको अगर बाई चांस आपको ये तीनों नहीं आते, सिर्फ आपको 2 आते हैं, ठीक है, तो आपको ये तो पता हो कि विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तो पहले हम आप आंसर से मिलाते हैं। 4 आपका, ये इसमें भी 4 दे रखा है, ये दोनों गलत हो क्योंकि इसमें पहला का क्या दे रखा, 4 दे रखा, तो पहला का 4 हमने टिक कर लिया और पहला का 4 ये टिक कर लिया। ठीक है, दूसरा क्या है, 2 ही आते हैं, तो दूसरा क्या है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर। अब पहले का 4 हो गया और दूसरे का क्या होगा, फर्स्ट, तो फर्स्ट ये आपका 4 वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप ऐसे भी मिला सकते हैं, अगर आपको चारों नहीं आते हैं तो आप ऐसे भी मिला सकते हैं। पहले का आपका 4 हो गया और दूसरे का क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट हो जाएगा, तो ऐसे आप मिला सकते हो। तो इसका डी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 6, 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्व क्रम में समायोजित करके श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात बताइए। तो इसका आप ऐसे याद कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका C1 1:4। ठीक है, उसके बाद है 7, किसी विद्युत धारा वाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, शून्य होता है या इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है या इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो कैसा होता है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र परिनलिका सीधी लंबी परिनलिका, तो इस टाइप से आपकी परिनलिका होती है और यहाँ से आपकी धारा प्रवाहित होती है और यहाँ से क्या होती है आपकी धारा। तो यहाँ पे आप, तो इसमें क्या कहा कि शून्य होता है, तो शून्य तो नहीं होगा, गलत है। इसमें लिखा है कि इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, नहीं, ये भी गलत हो, घटता थोड़ी ना। उसके बाद लिखा है कि इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, या सभी बिंदुओं पर समान रहता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है, क्योंकि जब हम लोग ये इस टाइप से बनाएंगे तो यहाँ से जाता है तो ये सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। उसके बाद है उपखंड सेकंड, इसमें आपके अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए। 7 आपके फिजिक्स के, अब केमिस्ट्री के। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र, तो बेंजीन का आपको संरचनात्मक सूत्र होगा। बहुत से बच्चे ये डायग्राम देख के मतलब ये स्ट्रक्चर्स देख के डर जाएंगे कि ये किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपने IUPAC अच्छे से पढ़ी होगी तो आप आराम से ये कर लेंगे। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6, तो ये होता है। तो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो पहले हम आप कार्बन देखते हैं, 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये आपके हो जाएंगे 5 और ये 6। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक 6 होगा। ठीक है, तो 6 कार्बन हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे बेंजीन का सूत्र इस टाइप से होता है। ठीक, तो कितने हो गए हमारे, तो इसका करेक्ट आंसर 6 कार्बन होने चाहिए और 6 ही आपके क्या होना चाहिए, 6 ही आपके हाइड्रोजन होना चाहिए। तो किसमें, जिसमें भी 6 आपके कार्बन और 6 इसमें जे वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए 4 कार्बन के पास 4 होते हैं, तो 4 होते हैं, अब इनसे 4 कितने जुड़ सकते हैं, 4 जुड़ सकते हैं, और तो 6 और 1 4 और 1 5 और 1 6 जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर तो ये आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, आपका करेक्ट आंसर बेंजीन का जो संरचनात्मक सूत्र होगा वही होगा। आपको ये याद रखना है, इसका सूत्र C6H6 भी होता है, तो इससे आप पहचान लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, C, आपका ये आपका सही होगा। उसके बाद है
इसमें आप ये लगा सकते हैं, इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद 9 है कि निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है, इसमें क्या कहा, समजातीय श्रेणी ये होती है जिसमें समान हो। अगर मतलब जैसे सूत्र में OH है तो OH ही होना चाहिए, जैसे इसमें तो और अगर डबल OH कार्बोक्सिल अम्ल है, जैसे इसमें कार्बोक्सिल अम्ल दे रखा है, इसमें आपका अल्कोहल दे रखा है, तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि समजातीय श्रेणी है, तो समजातीय में क्या हो जाएगा, समान होंगे। तो अगर OH है तो OH होना चाहिए, अगर OH है तो दोनों में क्या होना चाहिए, COOH ही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये मेथेन है आपका, तो ये दोनों क्या हो रहा है, समान हो रहा है, मेथेन और एथेन। इसके बाद ये आपका, इसमें देखिए कि इसमें क्या दे रखा, OH दे रखा, इसमें COOH, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया आपका, दूसरा वाला गलत हो गया। उसके बाद ये क्या दे रहा है, C2H6 हो गया, तो ये आपका इधर इसमें भी अगर सही हुआ, ये OH दे रखा है, तो ये दोनों आपके क्या हो गया, गलत हो गए। ऊपर वाला एक सही होगा आपका, और इसमें CH3 और OH है, और तथा C2H5 OH है, तो दोनों इसमें भी OH दे रखा है, तो इसमें भी, ये दोनों क्या है, समजाती और जे भी आपके क्या हो गए, समजाती है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा इसमें, इसमें आपका फर्स्ट वाला सही होगा, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या है, सही है। उसके बाद है पृथ्वी की भूपटल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं, तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं, जैसे ये आपकी पृथ्वी जो ऊपर वाला आपका हिस्सा होता है, इसे क्या कहते हैं, भूपटल। तो भूपटल में इसमें जो कहा कि जो पाए जाने वाले जो तत्व ये यौगिक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, या गैंग कहते हैं, खनिज कहते हैं, या धातु कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, खनिज। क्या कहते हैं हम लोग इसे, खनिज कहते हैं। दंतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, दंतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, मतलब क्षय मतलब घिस जाना या कम हो जाना, तो क्षय कब प्रारंभ होता है, मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, या कम होने पर, या मुंह का पीएच मान 7 होने पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा अपना कि मुंह का पीएच मान 5.5 से क्या होने पर, कम होने पर। ठीक है, क्या होने पर, कम होने पर, तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है एक आपको कोई इस टाइप का क्वेश्चन भी, तर्क वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ये आप देख के आप डर जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन, तो इसमें भी आपको घबराना नहीं, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो सही से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्या लिखा है कि इसमें जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो जिंक किसके साथ करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट ZnSO4, तो क्या निकल बचता क्या है, हाइड्रोजन गैस H2। तो ये, और इसमें ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, ये क्या हो गया, इसमें विस्थापन हो गया, तो ये क्या, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या, फिर उसके बाद तर्क दे रखा है कि क्या ये भी हो सकता है कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड भी बनाता है, तो इसमें ये कह रहा है कि ये अगर हम इसकी क्रिया कराएं तो क्या ऑक्साइड भी बनाता है। तो इसका कंफर्म करना है कि दोनों कथन तथा पहला तथा तर्क सेकंड सही है, तथा तर्क सेकंड अभिकथन स्पष्टीकरण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा बी, क्योंकि इसमें फर्स्ट कथन पहला और दूसरा दोनों सही है, परंतु अभिकथन स्पष्टीकरण नहीं है, पता नहीं कि हाँ ये एग्जैक्ट सही है। ठीक है, तो इसका बी आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है 13, निम्नलिखित में से रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। NOH की जब क्रिया कराएंगे तो ये प्राप्त होगा, तो इसमें आपको पूरा करना है रासायनिक समीकरण। तो इसमें क्या है, इसमें कितने कार्बन दे रखे हैं, 2 कार्बन दे रखे हैं, और हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं, 3, तो 2 कार्बन दे रखे हैं, ये तो होगा नहीं, और OH कितने दे रखे हैं, 2 इसमें दे रखे, 3 OH दे रखे, तो इसमें क्या होगा, 2 OH दे रखे, तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा CH3COO, तो CH3 भी है, COO भी है, ये क्या होगी, इसका N यहाँ पे हो गया और H इसका यहाँ हो गया, तो H2O बचा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, CH3COOH, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। अब आपके बायो के क्वेश्चन आ गए कि अंतःश्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है, कि जब हम सांस लेते तो कौन सा सही मार्ग है, पहले नासाद्वार या कंठ या ग्रसनी या श्वास नली या फेफड़े, तो पहले क्या आएगा, कंठ आएगा, पहले क्या आएगी आपकी ग्रसनी, फिर आपका कंठ आएगा, पहले कंठ, पहले नासाद्वार, फिर ग्रसनी, फिर कंठ, फिर, तो इसमें से आपको सही मार्ग बताना है, तो ये तो आपका गलत होगा, क्योंकि पहले ग्रसनी आएगा, फिर कंठ आएगा, फिर नासा मार्ग पहले नहीं आएगा, कंठ से पहले नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, पहले नासाद्वार, फिर ग्रसनी, फिर कंठ, फिर श्वास नली, फिर कुपिकाएं।
उसके बाद है 15, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए कि पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग गुणसूत्र का निर्धारण होता है। तो इसमें कहा है कि पिता से जो क्रोमोसोम्स बच्चों का लिंग निर्धारण होता है उसमें बताएं। मादा में XY होता है और इसमें जो पिता में होते हैं वो XY होते हैं। मादा में XX होते हैं और पिता में कितने होते हैं? XY होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो कि इसमें जो भी बताया कथन दे रखा है कि मानव पुरुष में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है। तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका करेक्ट आंसर 15 का ए होगा क्योंकि कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं और कारण और कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, और ये तीनों क्या होंगे? गलत होंगे। उसके बाद है विद्युत आवेग की प्रभाव कौन सा है? इसमें विद्युत आवेग का प्रभाव बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी वाला। ठीक है, ये पहले ये इस टाइप ये इस तरफ जाता है, ये इस तरफ जाता है, तो इसका प्रभाव ये वाला सही होगा। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, थायरोक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए लोहा X आवश्यक होता है। गलत। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं के अपचय का नियमन करता है। सही है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। ये भी सही है और ये भी सही है। थायरोक्सिन को थायराइड हार्मोन्स भी कहते हैं। तो इसका कथन ए कौन सा होगा? ऑप्शन गलत होगा। ए ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, इसका ये ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है 18, निम्नलिखित चित्र में भाग ए बी सी की किस क्रम में होते हैं? तो ये बताना। ए क्या होता है आपका? इसमें आपको चित्र का नामकरण करना है। तो जो ए वाला भाग होता है, ये जो दे रखा है, ये आपका होता है प्रांकुर और दूसरा बी वाला आपका होता है, ये तो आपका बीजपत्री होता है। ये बीजपत्री होता है और ये होता है मूलांकुर। तो इसका बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें आपको जो डायग्राम दे रखा है इसका आपको नाम लिखना है। तो इसका 20 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद सॉरी बी नहीं सी, बीजपत्री है ये आपका बीजपत्री, तो ये आपका सी का सही होगा। ठीक है, पहले प्रांकुर फिर बीजपत्री फिर मूलांकुर जो नीचे दे रखा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतानित से परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनन भाग लेता है या अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। लैंगिक जनन से पहले होता है या अलैंगिक जनन के बाद होता है। तो इसमें कौन सा होगा? पहला और दूसरा कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है और अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते। तो इसका कौन सा सही होगा? पहला और दूसरा सही होगा। तो इसका एक करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? पहले पौधे होते, फिर उसके बाद पौधों को कौन खाता है? फिर हम जानवरों को फिर उसके बाद क्या आता है? मांसाहारी, जिसमें पहला सही होगा मांसाहारी प्राणी। उसके बाद आपके वर्णनात्मक वाले प्रश्न आ जाएंगे जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं वर्णनात्मक में। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखे कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है? 2 नंबर का एक क्वेश्चन दे रखा है। फिर उसके बाद दूसरे में दे रखा है कि हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है? ये वाला क्वेश्चन है, इसे इस टाइप से ही पूछ लेगा। और ये बैजानी हप्पी नाला जिसे विबग्योर भी बोलते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद है प्रश्न 2, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर लेंस अभिसारी क्यों होता है? उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? 2 नंबर का ये। फिर अवतल लेंस और उत्तर लेंस के आपको उपयोग लिखने हैं। फिर आपको 2 न्यूमेरिकल दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, इस एक वाला कि किसी 4 प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 J ऊष्मा उत्पन्न हो रही तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। विभवांतर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड में ऊष्मा कितनी परिकलित की जाती है? तो ये वाला आपका फॉर्मूला लगेगा I²T, तो ऊष्मा वाला फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, 2 चुंबकीय रेखाओं के एक दूसरे को परिच्छेदित क्यों नहीं करती, ये बताना। उसके बाद दूसरा दे रखा है चौथे का कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए और किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारा चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है?
ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है कि एक फ्यूज तार तथा संधारित्र से बचाव किस प्रकार करता है और धारावाही परिनलिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में स्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है। परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद उपखंड सेकंड, निम्नलिखित में से की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित अभिकरण समीकरण लिखना है। तो ये आपको दे रखी है, इसकी आपको संतुलित करना है। उसके बाद निम्नलिखित के कारण बताइए कि प्लेटिनम सोना और एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। इसका आपको कारण बताना है क्यों किया जाता है। संयोजी अवंध किसे कहते हैं और संयोजी अवंध के 2 लक्षण लिखिए। आयुपेसी नाम दे रखे हैं, इसके आपको नाम लिखिए। फिर उसके बाद कठोर जल को साबुन से अपचयित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। उसके बाद अथवा में दे रखा है निम्नलिखित पर टिप्पणी। विकृत गंधता, रेडॉक्स अभिक्रिया और एस्ट्रीकरण अभिक्रिया, 3 आपको ये दे रखी टिप्पणी, इस पर आपको लिखना। फिर उसके बाद बायोलॉजी के क्वेश्चन। जैव नवीकरणीय और गैर जैव नवीकरणीय पदार्थ के बीच अंतर बताइए। उदाहरण तथा इनके उदाहरण भी दीजिए। निम्नलिखित चित्र में अंतरास्रावी ग्रंथियों के नामांकित कीजिए। तो इसमें आपको जो डायग्राम दे रखा है इसको आपको नामांकित करना है। उसके बाद निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने की। लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है बच्चों में, मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो 2 आंसर आपको देना, 2-2 नंबर के हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। मुख्य, ग्रसिका, आमाशय और छोटी आंत। ठीक है। उसके बाद स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित स्त्री आरेख बनाकर तथा उसमें पराग नलिकाओं की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश में करते हुए दिखाइए। 6 नंबर का क्वेश्चन। तो ये था आपका साइंस का इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर। इसको आप जरूर से जरूर सॉल्व कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इसको आप घर पे बैठ के जरूर से जरूर सॉल्व कीजिए। इसी टाइप का आपका यूपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा, तो इस पेपर को आपको जरूर से जरूर सॉल्व करना और देखना कि आपके इसमें कितने नंबर बनते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।